रीनोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। तो इसको छोड़ दें, इसका थोड़ा सा स्केच समझ लें कि इसमें होता कुछ इस तरह से है कि इसका दूसरा नाम ये है कि रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, ठीक है जी। हमारे पास अगर किडनी की तरफ जो ब्लड है वो कम जाएगा तो किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ डिक्रीज ब्लड फ्लो, जिसका नाम है रिनिन। तो रिनिन बढ़ जाएगा, अगर रिनिन बढ़ेगा तो हमारे पास रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा और इसके नतीजे में होता कुछ इस तरह से कि हाइपरटेंशन, ठीक है। अब हुआ क्यों कि हमारे पास ये कम ब्लड क्यों गया, डिक्रीज ब्लड फ्लो, वो इस वजह से कम जाता है कि हमारे पास या तो यहाँ पे कोई एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लेक बन जाता है रीनल वेन में, रीनल आर्टरी में, ठीक है। और आपके पास ये हमारे पास ये जो क्या उसका नाम है एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लेक होता है, उसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें हमारे पास ज्यादातर क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। लो डेंसिटी लिपो एलडीएल होते हैं। एक तो ये हमारे पास काज होगी एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लेक बना है, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पे डेपोजिट कर दिया जिसने फैट्स को, लिपिड्स को, कम ब्लड आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ से रेड वाला जो है वो ब्लड है उसको जगह नहीं मिल रही बेचारे को। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि फाइब्रोमस्कुलर डेपोजिशन। फाइब्रोमस्कुलर डेपोजिशन में होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो स्मूथ मसल्स की लेयर होती है ना, अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो इनर लेयर होती है रेड वाली, उसके बाद हमारे पास मिडल लेयर होती है ब्लड वेसल्स में, और एक आपके पास होती है आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं इंटीमा, जो मिडल लेयर होती है उसको बोलते हैं हमारे पास मीडिया, और जो बाहर वाली होती है एडवेंटिशिया। तो जो मिडल लेयर होती है ना मीडिया, उसमें आपके पास होते हैं स्मूथ मसल्स जो कि डायामीटर को मेंटेन करते हैं ब्लड वेसल्स के। अगर वहां पे जो स्मूथ मसल्स हैं इस लेयर में आपके पास कोलेजन और स्मूथ मसल्स जो आपके पास इरेगुलरली डेपोजिट हो जाएं तो ये भी आपके पास ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे, थिन कर देंगे, जिसके नतीजे में कम ब्लड जो होगा वो किडनी की तरफ जाएगा और इसके नतीजे में हमें बीड लाइक अपीयरेंस नजर आती है अगर किसी पेशेंट को ये हो चुका है। एक पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे होगी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो पिक्चर है आपको, ये आपकी जो यहाँ पे फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हो चुका है। तो ये दो मोस्ट कॉमन काज हैं, एट द एंड एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लेक बना या आपके पास फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया हुआ, कम ब्लड गया, रीनन बढ़ा, रास एक्टिवेट हुआ, हाइपरटेंशन हुई। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो किस तरह से ये इफेक्ट हो रही है। अगर एक किडनी इफेक्ट हो रही है तो फिर क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, दो किडनी होती है बंदे में, हर इंसान में, नॉर्मल बंदे में। तो अगर एक किडनी इफेक्ट हो रही है तो फिर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर दो किडनी इफेक्ट हो रही है तो उसके नतीजे में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ना ये रीनल आर्टरी है, और रीनल आर्टरी में दो किस्म की उसने डेपोजिशन बनाई हुई है, ठीक है। उसने कहा कि प्रोक्सिमल वन थर्ड और डिस्टल टू थर्ड। जो प्रोक्सिमल वन थर्ड है ना, ये वाला जो आपके पास एरिया होता है ये मोस्ट कॉमनली एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लेक की वजह से अफेक्टेड होता है, जो कि एब्डोमिनल एओर्टा है। एब्डोमिनल एओर्टा से आपके पास जो फर्स्ट पार्ट होगा ना प्रोक्सिमल वाला पार्ट, वो ज्यादातर एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लेक की वजह से अफेक्टेड होता है। और डिस्टल जो कि किडनी के पास वाला एरिया, यहाँ पे आपके पास मोस्ट कॉमनली फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया जो होता है वो आपके पास हो जाता है। तो यहाँ पे दो मोस्ट कॉमन काजेज हैं, एथ्रोसेक्लेरोटिक प्लेक और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, ठीक है जी। प्रोक्सिमल पार्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है वो आपके पास मोस्ट कॉमनली स्मोकर्स जो होंगे, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है जब हमने कौन सी डिजीज पढ़ी थी, वेस्कुलाइटिस वगैरह। तो स्मोकिंग जो होती है वो अफेक्ट करती है मोस्ट कॉमनली, लीडिंग काज है हमारे वेस्कुलर पैथोजेंसिस में। ओल्डर मेल्स में और स्मोकर्स में ज्यादातर हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। इसकी आपके पास जो कंडीशन होती है मोस्ट कॉमनली वो ये होगी कि आपके पास ये डिस्टल टू थर्ड रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व करेगी, सेगमेंटल ब्रांचेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया सेगमेंटल ब्रांचेस जो होंगी उसको भी इन्वॉल्व कर लेती है। और फर्दर आपके पास यहाँ पे ये मिडल एज्ड फीमेल जो होंगी उनमें ज्यादातर ये फीमेल्स में है, और एथ्रोसेक्लेरोटिक जो है वो मेल में है। स्मोकर जो होती है आपके पास, अगर स्मोकिंग कर रहा है कोई पेशेंट तो वो प्रोटेक्टिव है फॉर विच डिजीज, एक तो हमारे पास जो डिजीज होती है इन्फ्लामेटरी बोल डिजीज में क्रोन डिजीज के साथ, दूसरी कौन सी होती है हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस स्मोकिंग को, अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग है तो स्मोकिंग करता है उसको कभी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होगी, तो शुरू नहीं कर देना, वो रह जाएगी, बाकी सारी डिजीज हो जाएंगी।
अच्छा, बाकी हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों आर्टरीज आपके पास इन्वॉल्व हो सकती हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जिसके नतीजे में डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, इंक्रीज रीनिन, इंक्रीज एंजियोटेंसिन टू हाइपरटेंशन। तो एंजियोटेंसिन टू जब आएगा तो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है ना, बाकी ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, बॉडी की सिस्टमैटिक वेसल्स, उनकी टोन को इंक्रीज कर देगा, जिसके नतीजे में हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन काज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इसके नतीजे में अगर कुछ भी ये जब भी हो रहा है तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और यही आपके पास इसकी डेथ की काज होती है। अब दो तीन बातें उसने लिखी हैं कि हमारे पास अगर यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, एक तरफ अगर अफेक्टेड है तो उसके नतीजे में एट्रोफी हो जाएगी किडनी की एट्रोफी क्यों हो जाएगी? जाहिर बात है, उसको ब्लड कम जा रहा है, तो ब्लड कम जा रहा है तो वहां पे सेल कुछ क्या हो जाएगी, आपके पास ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी, आपके पास इन्फाक्शन, इरिवर्सिबल सेल डेथ। तो आपके पास यूनिलेटरल किडनी की आपके पास एट्रोफी होगी, और दूसरा जो किडनी अफेक्टेड होगी उस साइड की जो हमारे पास रीनल वेन होगी ना, वहां पे रीनिन का जो लेवल होगा वो हमें इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड कम जा रहा था, तो वो अफेक्टेड साइड वाली किडनी जो होगी वो रीनिन इंक्रीज करेगी, और प्लस ए ट्रॉफी के साथ वो मिलेगी, कि वो छोटी छोटी सी हो जाएगी, पिद्दू सी बन जाएगी। ठीक है, हमारे पास यूनिलेटरल रीनल आर्टरी स्टीनोसिस अफेक्टेड साइड कैन एट्रोफी, एसिमेट्रिकल किडनी साइज। जब हम देखते हैं हमारे पास एक्सरे पे देखते हैं तो एक किडनी जो होती है वो नॉर्मली इस तरह से नजर आएगी, और जो साथ वाली दूसरी है वो हमें इस तरह से छोटी एट्रोफी वाली नजर आएगी। ठीक हो गया। asymmetrical renal venous sampling will show increase renin in affected kidney and decrease renin in unaffected kidney। हमारे पास दोनों हमने सैंपल लिया रीनल वेनस ब्लड का, ठीक हो गया, जो वेनस सप्लाई थी वहां पे हमने देखा तो आपके पास जो ब्लड रिटर्न आ रहा है ना किडनी से, जो अफेक्टेड किडनी है वहां पे रिनिन का लेवल ज्यादा मिल रहा है हमें, और जो अनअफेक्टेड है जो ठीक है वो उनको तो सही ब्लड आ रहा है, तो वहां से तो रिनिन रिलीज नहीं हो रहा ना। रिनिन तब रिलीज हो रहा है कि जब आपके पास वहां पे ब्लड सप्लाई कम जा रही है। ठीक है जी। अगर किसी पेशेंट की दोनों किडनी खराब है और उसको हमने दे दिया एस इनहिबिटर, तो काम खराब हो जाएगा। काम किस वजह से खराब हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास बॉडी में प्री रीनल फेलियर की कंडीशन जो होगी वो हो जाएगी। किस तरह से? हमारे पास होता कुछ इस तरह से था कि आपके पास जब इस्कीमिया होता था ना, तो आपके पास रीनिन रिलीज होता था। रीनिन एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता था और एंजियोटेंसिन 2 बनता था। ठीक है, जिसके नतीजे में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती थी, हाइपरटेंशन होती थी नॉर्मली। प्री प्री आपके पास प्री रीनल जितनी भी आर्टरी उनमें हाइपरटेंशन होती थी, सोडियम रिटेंशन जो थी वो इंक्रीज होती थी। अब हमने क्या किया? हमने एस इनहिबिटर दे दिया। एस इनहिबिटर ने यहां पे आके एक्ट कर दिया। सॉरी, यहां पे नहीं किया, गलत बता रहा हूं, यहां पे किया। आपके पास एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट आपके पास एस एंजाइम जो होता है ना वो करता है। तो अगर यहाँ पे हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी, सोडियम की रिटेंशन भी नहीं होगी, और एल्डोस्टेरोन आपके पास, सॉरी, सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी। तो इन सब के नतीजे में आपके पास ये क्या करती थी? बेशक ये हाइपरटेंशन काज करवाती थी, लेकिन हाइपरटेंशन ये था कि ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होता था और इस कम रास्ते से ज्यादा ब्लड आगे जाता था। लेकिन अगर इसको इनहिबिट कर दिया तो आपके पास किडनी की तरफ ब्लड बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जो कम थोड़ा बहुत प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जाता था वो भी नहीं जाएगा। तो आपके पास अगर किसी ने अर्ब्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या रिनिन इनहिबिटर्स, ठीक हो गया, एलसी कायरन ये होती हैं, तो ये आपके पास क्या करेंगी? डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, देयर इंटरफेरेंस ऑन द रास मीडिएटेड रीनल परफ्यूजन, तो जिसके नतीजे में उसकी रीनल परफ्यूजन अफेक्टेड हो जाएगी। कैन प्रेजेंट विद द severe refractory hypertension, फ्लैश पल्मोनरी एडिमा, एपिगैस्ट्रिक फ्लैंक ब्रूट। अब अगर कोई पेशेंट इसके साथ है ना तो हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होगी उसको, तो फ्लैश पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि आपके पास जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स होती है ना वहां पे जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो बहुत पतलू सी मीडियम सी होती हैं, तो फौरी तौर पे ब्लड वहां से लीक आउट हो जाता है, ऊज हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा काज करवा देता है। एपिगैस्ट्रिक फ्लैंक ब्रूट, अगर कोई पेशेंट को इस तरह से एथ्रोसेक्लोटिक प्लैक है तो जो हम डॉक्टर होंगे तो हम उसके फ्लैंक रीजन पे जब भी स्टेप से उसको फील करेंगे तो वहां पे ब्रूट आपके पास आवाज सुनाई देगी, आपको ऐसे लगेगा कि आपके पास वहां पे सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है ना वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसके साथ रिलेटेड बात। तो दो तीन एमसीक्यूज इसमें से लाजमी आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि रीनिन किस साइड पे ज्यादा होगा और कौन सी किडनी आपके पास उसकी एट्रोफी होगी।
ठीक है, अफेक्टेड किडनी रीनिन बढ़ाएगी लेकिन खुद वो छोटी हो जाएगी। और ये थी इसके साथ बात सारी आपके पास फाइब्रोमस्कुलर फीमेल में और एथ्रोसेक्लेरोटिक ज्यादातर आपके पास मेल्स में, और प्रोक्सिमल 1/3 और डिस्टल 2/3 जो था वो आपने देख लिया। आखिरी टॉपिक है जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रीनल से रिलेटेड, एक्यूट सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम पहले मैं बनाता हूँ कि ये है पेशेंट का ब्लैडर, ठीक है, और ब्लैडर के आगे आपके पास यूरिथ्रा, और फिर आपके पास यहाँ से यूरिटर्स, दीज आर यूरिटर्स, ठीक है, और यहाँ पे ये यूरिटर किधर जाएंगे, ये जाएंगे आपके पास यहाँ पे बीन शेप किडनीज में दोनों तरफ, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन आपके पास दो किस्म का होगा, एक लोअर यूरिनरी ट्रैक का आपके पास इन्फेक्शन होगा, और लोअर यूरिनरी ट्रैक में आपके पास यहाँ तक का पार्ट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक LUT, और अपर यूरिनरी ट्रैक UUT में आपके पास ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट है इससे ऊपर वाला जो होगा वो इन्वॉल्व होगा, मतलब कि आपके पास यूरिटर, उसके अलावा आपके पास जो किडनी है वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अगर आपके पास ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी तो इसको हम बोलेंगे सिस्टाइटिस, और अगर आपके पास यहाँ पे होल किडनी का आपके पास इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, ठीक है। यहीं पे अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम थोड़ी सी बातें डिफरेंट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर किसी पेशेंट को सिस्टाइटिस है तो सिस्टाइटिस की लोकेशन हमारे पास किधर है, प्यूबिक रीजन में। तो सिस्टाइटिस वाला पेशेंट जो होगा उसको सुप्रा प्यूबिक पेन होगा, सुप्रा प्यूबिक पेन, और इसके साथ उसको जितने भी सिम्टम आएंगे वो ब्लैडर से रिलेटेड होंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिनेट करेगा, अर्जेंसी, उसको बार बार फील होगा कि मुझे यूरिन आ रहा है लेकिन जब जाएगा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिसयूरिया के पेनफुल यूरिनेशन, तो ये सारी इसके साथ रिलेटेड है। एक आपने बात याद रखनी है कि सिस्टाइटिस वाले पेशेंट को सिम्टमेटिक सिम्टम्स नहीं आते, जैसे कि फीवर उसको नहीं होता, ये डिफरेंशियल पॉइंट है, फीवर उसको नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि पाईयूरिया। अब ये जो बातें मैंने लिखी है ना इसके साथ इसको हमने डिफरेंशिएट करना है पाइलोनेफ्राइटिस के साथ। पायूरिया हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यूरिनेशन बार बार जाएगा, ठीक हो गया। अर्जेंसी, यूरिन करके आएगा उसको फिर फील होगा कि मैंने मुझे ना फिर यूरिन आया हुआ है, ठीक है, मैंने कंप्लीट ब्लैडर को एम्प्टी नहीं किया। डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेट कर रहा होगा उसको पेन होगी, और फीवर इसको नहीं होता, और सुप्रा प्यूबिक पेन होगा। अब आ जाते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस हमारे पास ये होते तो इन्फेक्शन की वजह से ही है। अगर कोई भी इन्फेक्शन जो है वो असेंड अपवर्ड ऊपर की तरफ आ गया है, यहाँ पे ब्लैडर पे था सिस्टाइटिस, यूरिटर्स, एंड देन इट कैन इन्वॉल्व्स द किडनी, तो फिर इसको बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। और पाइलोनेफ्राइटिस जब होता है तो पेशेंट की किडनी का सारा पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, एक्सेप्ट हमारे पास जो बोमेन कैप्सूल वाला एरिया है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, बोमेन कैप्सूल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बाकी आपके पास किडनी जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। टिब्यूल्स तक जितना भी पार्ट है, कलेक्टिंग टिब्यूल्स आपके पास, कैल्सिस वगैरह सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब यहां पे हमें फीवर मिलता है, आपके पास पाइलोनेफ्राइटिस में फीवर होगा। उसके अलावा आपके पास यहां पे एक कंडीशन देखने को मिलती है हमें, जिसको हम बोलते हैं कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस है ना तो आप हल्का सा उसकी फ्लैंक रीजन पे टच करेंगे ना तो वो बंदा अगर लेटा हुआ है ना तो वो एक तरफ एक दफा ना वो बहुत ज्यादा पेन फील करेगा और उठ जाएगा फौरी तौर पे, इतनी ज्यादा उसको ये हमारे पास टेंडरनेस होती है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल के ऊपर। फीवर, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस प्लस हीमाचूरिया, हीमाचूरिया एंड प्लस हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल कास्ट। यहां पे मैंने लिखा कि व्हाइट ब्लड सेल पाईयूरिया, अगर आपके पास व्हाइट ब्लड सेल यूरिन में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं पाईयूरिया। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि व्हाइट ब्लड सेल कास्ट, ठीक है जी। फीवर, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, हीमाचूरिया, व्हाइट ब्लड सेल कास्ट, तो ये जो सिम्टम्स होंगे तो इट कैन प्रेजेंट, दिस पेशेंट विल बी
आपके पास किससे अफेक्टेड ड्यू टू द पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये दो मोस्ट कॉमनली इनके डिफरेंशियल पॉइंट हैं। ज्यादातर हमें यही नहीं पता चलता, हम ऐसे ही कह देते हैं कि पेशेंट जो है ना वो यूटीआई का है। यूटीआई भी आपके पास या तो पाइलोनेफ्राइटिस होगा या सिस्टाइटिस होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास सबसे पहले सिस्टाइटिस की। तो मोस्ट हमारे पास इजीली बातें हैं, कुछ भी नहीं है ये। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होगा, सुप्रा प्यूबिक पेन होगा, डिसयूरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, वही बात है। ठीक है। सिस्टेमिक साइन, हाई फीवर, चिल आर यूजुअली एब्सेंट, कुछ भी नहीं होगा, फीवर वगैरह नहीं होगा। रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या है, इसको आपने सीओपीडी से याद रखना है। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे हमारे पास ये है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन के कोई फीमेल थी, उसको कैथेटर पास किया जा रहा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो ये रिस्क बढ़ा देगा। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन, किसी को भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है कि यहाँ पे ब्लैडर में कोई स्टोन आके ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है, ठीक हो गया। उसके अलावा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और प्लस डायबिटीज, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली रिस्क फैक्टर होते हैं हमारे पास। सेक्सुअल इंटरकोर्स इसमें एक इन्वॉल्व कर लें कि अगर कोई फीमेल्स ज्यादातर सेक्सुअली एक्टिव है तो उसमें भी ये ज्यादातर देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छा, होता कुछ इस तरह से कि हमारे पास रिस्क फैक्टर इंक्लूड फीमेल सेक्स, क्योंकि फीमेल का जो यूरिथ्रल साइज होता है ना वो डिक्रीज होता है। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें पेरिनियम की, तो फीमेल की जो हमारे पास पेरिनियम में जो एनल ओपनिंग और आपके पास यूरिट्रल ओपनिंग होती है ना वो बिल्कुल क्लोज होती है। ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो ई कोलाई होता है ना वो नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारे पास जीआईटी का। तो अगर दोनों ओपनिंग हमारे पास यूरिथ्रल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग अगर करीब है तो ई कोलाई हमारे पास जीआईटी से एनल ओपनिंग में आ सकता है। तो अगर इनके दरमियान डिस्टेंस शॉर्ट है तो इजीली आपके पास ई कोलाई जो होता है वो आपका इट कैन पेनिट्रेट टुवर्ड द यूरिनरी ट्रैक, आपके पास जो फीमेल का होगा वहां पे आपके ये पेनिट्रेट कर जाएगा। और दूसरा ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे फीमेल का जो यूरिथ्रा होता है ना उसका जो साइज होता है वो भी शॉर्ट होता है, तो ये भी मोस्ट कॉमनली काज है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्पटिंग, तो वही काज होगी ना कि ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये मोस्ट कॉमनली काज है। अब यहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन की दो तीन बातें मैं बता देता हूँ आपको कि ई कोलाई जो है ना ये मोस्ट कॉमन काज है। ठीक है। अगर कभी भी एमसीक्यूज आए आपको इन्फेक्शियस डिजीज मेडिसिन से रिलेटेड, जो ई कोलाई हमारे पास होगा ना बैक्टीरिया, तो ई कोलाई हमेशा आपके पास नाइट्रेट, सॉरी किधर गया, नाइट्राइट टेस्ट जो होता है ना वो आपके पास पॉजिटिव होता है। नाइट्राइट टेस्ट जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा। नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है ई कोलाई, बाकी बैक्टीरिया जो होते हैं वो नहीं करते। ठीक है। कौन कौन से बाकी कौन कौन से हमारे पास, अगर आपके पास नाइट्राइट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो आप कंफर्म हो जाएगा कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है, ई कोलाई। तो ई कोलाई आपके पास करवा रहा है किसी को भी सिस्टाइटिस। स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें नाइट्राइट टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव नहीं आता, इनमें नेगेटिव आएगा। ठीक है। इनमें नेगेटिव आएगा, इनमें नेगेटिव आएगा। फर्दर आपके पास क्लेबशेला ये भी करवा देता है। प्रोटियस मिरेबिलस यूरिनरी हैज एमोनिया सेंट, ठीक हो गया, कि जो यूरिन होगा उसका जो सेंट होगा उसकी जो आपके पास फ्रेग्रेंस होगी वो एमोनिया की तरह की होगी। फर्दर हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखें कि उसने दो तीन बातें मेंशन की हुई हैं कि अगर नाइट्राइट्स पॉजिटिव है तो इंडिकेट्स इंटेरोबैक्टर, इंटेरोबैक्टीरिया ई कोलाई पॉजिटिव है। और अगर आपके पास ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेज, ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेज आपके पास पॉजिटिव तब आता है तो इस वजह से कि जब व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल अगर प्रेजेंट होंगे तो व्हाइट ब्लड सेल में आपके पास ये इंजाइम प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेज। तो अगर यूरिन में व्हाइट ब्लड सेल हैं तो ल्यूकोसाइट ईस्ट्रेज भी प्रेजेंट होगा। नाइट्राइट्स पॉजिटिव हैं तो पेशेंट को ई कोलाई है, ये भी कंफर्म हो गया। स्टीराइल पायूरिया, स्टीराइल पायूरिया हमारे पास कब आएगा कि जब नेगेटिव यूरिन कल्चर है। और इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पाईयूरिया का मतलब हो गया कि पाईयूरिया इट मींस देयर विल बी प्रेजेंट व्हाइट ब्लड सेल्स। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है तो स्टीराइल क्यों कहा गया, स्टीराइल इस वजह से कहा गया कि बैक्टीरिया कोई नहीं है। अगर बैक्टीरिया कोई नहीं है तो सिस्टाइटिस तो हो नहीं सकता। लेकिन ये कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे पास स्टीराइल पायूरिया होता है, मोस्ट कॉमनली नजीरिया गोनोरिया।
क्योंकि दिस बैक्टीरिया जो होता है ना, ये वाला जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये इंट्रासेलुलरली पलता है, ये सेल के अंदर पलता है, सेल से बाहर नहीं आता। इस वजह से हमें यूरिन में नजर नहीं आएगा, लेकिन पेशेंट को व्हाइट ब्लड सेल जो होंगे वो यूरिन में नजर आएंगे। ठीक हो गया। इस वजह से कुड सजेस्ट यूरिथ्राइटिस, नजीरिया, गोनोरिया एंड क्लेमेडिया, ये आपके पास दोनों जो होते हैं वो इंट्रासेलुलरली होते हैं। इस वजह से पेशेंट को यूरिन में हमें स्टीराइल मिलेगा, साफ साफ तो नहीं होगा लेकिन उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं, ट्राइमेथोप्रिम सल्फा, आपके पास ये सल्फासेलाजीन और नाइट्रोफरंटाइन। अगर कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसको नाइट्रोफरंटाइन हम देंगे। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सिस्टाइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मैंने जैसे पहले बातें की कि इसमें ज्यादातर आपके पास रीनल इंटरस्टिशियम की इन्वॉल्वमेंट होगी, अफेक्ट कॉर्टेक्स विद रिलेटिव स्पेयरिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर वेसल्स, ये दोनों चीजें स्पेयर रह जाएंगी, बाकी इन्वॉल्व करेगा। फीवर होगा, फ्लैंक पेन, कोस्ट ऑफ वर्टिब्रल एंगल, क्योंकि अब यहाँ पे किडनी भी आपके पास इन्वॉल्वमेंट है। सिस्टर आपके पास ब्लैडर तो बहुत नीचे था, तो ब्लैडर में सिर्फ सुपरा प्यूबिक पेन होता है, इसमें कोस्ट ऑफ वर्टिब्रल एंगल जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। नोइया, वॉमिटिंग, चिल्स के साथ पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा, उसको ठंड लगेगी वक्फे वक्फे से। यूटीआई मोस्ट कॉमन इकोलाई ये काज करवाता है। और ये हेमाटोजेनस स्प्रेड जो किडनी के मोस्ट कॉमनली नीचे से असेंड करेगा, हुआ पहले नीचे आपके पास यूरिथ्रा में या आपके पास ब्लैडर में हुआ, लेकिन ये असेंड अपवर्ड कर गया। प्रेजेंट विद द व्हाइट ब्लड सेल इन द यूरिन। ठीक हो गया। और व्हाइट ब्लड सेल कास्ट, ये बात मैंने इसके थोड़ा सा वहां पे भी इस पे स्ट्रेस दिया था। इसका मतलब ये होता है अगर कभी भी किडनी का कोई आपके पास मसला हुआ है ना, तो जो यूरिन में व्हाइट ब्लड सेल होंगे वो आपके पास गुच्छों की शक्ल में होंगे, कास्ट की शक्ल में, इस तरह से जुड़े जुड़े मिलेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे पैरामिड्स होते हैं, ठीक है, कैलसीज होते हैं पैरामिड्स, तो आपके पास यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो अकोमुलेट गुच्छों की शक्ल में बनते हैं, तो इसी तरह से गुच्छों की शक्ल में वो आपके पास यूरिन में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन सिस्टाइटिस में ऐसा नहीं होता। सिस्टाइटिस में तो ब्लैडर आपके पास इस तरह ओपन पड़ा होता है, तो सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल जो होंगे वही। तो व्हाइट ब्लड सेल कास्ट अगर मिल रहे हैं तो ये सिर्फ पाइलोनेफ्राइटिस, इसके अलावा और भी काजेज हैं हमारे पास। हमने पढ़ा था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन ये बात है कि अगर किडनी की इन्वॉल्वमेंट है। सिटी स्कैन वुड स्ट्राइएटेड पैरेनकाइमल इन्हांसमेंट, तो सिटी पे हमें नजर आएगा कि जो इसका जो पैरेनकाइमा है वो बहुत ज्यादा आपके पास ज्यादा इनहांस कलर का नजर आएगा, हाइपर सेलुलर। रिस्क फैक्टर इंक्लूड इन वो सीओपीडी आपने याद रखना है, कैथीटर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स, ये इसके साथ मोस्ट कॉमन काज है। वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स अगर आपके पास एबनॉर्मली यहाँ पे ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर के अंदर आपके पास यूरिटर होते हैं, तो यूरिटर एक स्पेसिफिक एंगल पे हमारे पास एंट्री करता है। अगर इसकी जो एंट्रीज है ना, उसका जो एंगल होता है वो डिस्टॉर्टेड हो गया, इस तरह से वो हमारे पास क्या हो रहा है कि वो इंटर हो रहा है, तो ये जेनेटिकल मालफॉर्मेशन की वजह से होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि जो यूरिन होगा वो ज्यादातर यूरिटर में रहेगा, और अगर यूरिन स्टेसिस में रहेगा मतलब कि रुका रहेगा यूरिन, तो वो आपके पास बैक्टीरिया को ग्रो करवाएगा कि आजू भी। डायबिटीज, मेलाइटिस, प्रेगनेंसी, सीओपीडी, डिक्रीज यूरिटर टोन कॉम्प्रेक्स बाय द ग्रेविड यूट्रस, तो ये भी आपके पास एक काज हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की, ये अगर किसी को अक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है तो वो क्रोनिक में बदल सकती है। पेपिलरी नेक्रोसिस हमने डिस्कस किया था। पेरिनेफ्रिक एब्सेस भी हो सकती है कि बैक्टीरिया जो वहां पे प्रोलिफरेट कर जाएंगे। ठीक हो गया। यूरोसेप्सिस भी हो सकता है। और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स हैं। अगर क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो गई तो इसमें मोस्ट कॉमनली ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास जो उसने ये स्पेसिफिक एरिया बनाया है, ये आपके पास थायराइड टिश्यू की रिजेंबलेंस के सेल हो जाते हैं, मतलब वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, इयोसिनोफिलिक थायराइड अपीयरेंस के सेल हमें नजर आते हैं। ठीक है जी। टिपिकली रिक्वायर्स प्री डिस्पोजिशन टू द इन्फेक्ट वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स एंड क्रोनिकली ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी स्टोन, तो मोस्ट कॉमनली अगर किसी पेशेंट में वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स है या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द किडनी है तो ये क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस काज करवा देंगे, जिसके नतीजे में एसाइमेट्रिक कोर्टिकोमेडुलरी स्कारिंग, वहां पे आपके पास स्कार बनेंगे, ब्लंटेड कैलसिस भी टूट फूट जाएंगे, और आपके पास यहाँ पे स्कारिंग मतलब फाइब्रोसिस हो जाएगी, और टिब्यूल्स जो होंगी वो आपके पास इयोसिनोफिलिक कास्ट, ये जो कास्ट बना हुआ है ना, ये आपके पास एक कास्ट है, मतलब कि यहाँ पे अकोमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया भी हो सकती है। व्हाइट ब्लड सेल तो ये एक गुच्छा सा बन चुका है जो कि थायराइड सेल की रिजेंबलेंस जो है वो शो करेगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास एक्यूट एंड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रीनल सिस्टम जो है वो एंड हो गया।